नमस्कार, दंगल 5 में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पहले चरण में आज मतदान हुआ है और पहले चरण में 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 55% वोट दोपहर 3 बजे तक पड़ चुके थे, यानी एक अच्छा प्रतिशत मतदान के उसमें देखा जा रहा है। 73 सीटों पर मतदान हुआ है, इनमें से कई सीटें हाई प्रोफाइल सीट हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। और अब पहले चरण में जिस तरीके का मतदान हुआ है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले चरण में भी कुछ इसी तरीके का मतदान देखने को मिलेगा। लेकिन 55% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है, जो आंकड़ा शाम तक और बढ़ गया होगा। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? धीरेन्द्र पुंडीर कैराना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। वृंदावन से रविकांत भी हमारे साथ होंगे। पहले हम धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करते हैं, जो कि कैराना से हमारे साथ मौजूद हैं। कैराना यानी एक ऐसी सीट धीरेन्द्र जी जो कि लगातार विवादों में रही है, और आज जब वोटिंग वहां पर हुई है, किस तरीके का आलम वहां पर नजर आया? देखिए, अगर हम कैराना की बात करें तो सुबह से ही लगभग जैसे ही 7 बजे हुए, उससे 7 बजे तक यहाँ मतदाता पहुँचना शुरू हो गए थे। इस पर ये सब कैराना जो सिटी है उसका सबसे बड़ा बूथ है, जहाँ यहाँ लगभग 8 बूथ पर काफ़ी वोटें हैं। यहाँ अभी तक अगर हम सब वो तमाम लोग वोट कास्ट कर चुके। हालांकि एक वोट को लेकर सिर्फ आपको दिखेगा कि कुछ लोग यहाँ खड़े हुए, सिर्फ वो एक वोट का मसला है, उस पर भी हंगामा है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटर एक वोट के लिए जहाँ से भी वोट लाई जा सकती थी, जो भी कार्यकर्ता थे वो अपनी पार्टी के लिए एक वोट का इंतजाम कर रहे थे। अभी चूंकि ये 5 बजे यहाँ लगभग बंद हो चुका है, ज़्यादातर लोग वोट कास्ट कर चुके हैं और ये लगभग 70% तक पहुँच जाएगा। इस पूरे बूथ का तो 70% के करीब है ही, लेकिन पूरा जो कैराना है उसमें 70% तक पहुँच जाएगा। पलायन के मुद्दे को लेकर जिसके बीजेपी ने शुरू किया था, उन कुछ ताला लगे घरों से जो कहानी शुरू हुई थी, उस लिस्ट से जो कहानी शुरू हुई थी, वो यहाँ आज पूरे दिन भर चलती रही। हालांकि खुद उस कहानी को यही धीरेन्द्र जी, आज जो है बीजेपी नेता जो इस कहानी को शुरू करते हुए नजर आ रहे थे, उनके ही बोल बदले बदले नजर आ रहे थे। उनका कहना था पलायन कोई ऐसा मुद्दा है नहीं कैराना में। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आज सांसद जिन्होंने वो लिस्ट जारी की थी, आज वो खुद उस मुद्दे से पलटते दिखाई दिए। और हिंदू मुस्लिम, चूंकि इलेक्शंस के वक्त जब वोटिंग होता है, उस वक्त एक बयान बहुत बड़ा अहमियत रखता है। कोई एक कदम एक हवा बना सकता है। इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो उनकी बेटी इलेक्शन में सिर्फ उनके दम से खड़ी है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्हीं के परिवार का एक दूसरा आदमी भी है। यानी कैराना की लड़ाई जिसको यूपी के तमाम हिस्सों में ले जाना चाहती थी बीजेपी, वो सिर्फ कैराना में सिमट के रह गई। क्योंकि पारिवारिक एक टिकट जो वंशवादी राजनीति के विरोध में था, लेकिन वही एक टिकट यहाँ बीजेपी के लिए भारी पड़ा और यहाँ तक कि अपने ही मुद्दे से उनको हटना पड़ा, कहना पड़ा कि पलायन अब कोई मुद्दा नहीं है। और लेकिन दिन भर उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ जिस तरह गोलबंदी थी, वो तमाम इस मुद्दे को भी यहाँ कार्यकर्ता उछाल रहे थे कि देखिए किस तरह से कैराना का नाम बदनाम हुआ। तो कुल मिला के जो पार्टी, जो कार्यकर्ता और जो दल अपने गोलबंदी जिस तरह से कर रहे थे, जो जातीय समीकरण थे, वही हावी रहे। और धीरे धीरे जो हमेशा कहा जाता है कि इलेक्शंस में धार्मिक जो वो सांप्रदायिक जो राजनीति है, वो आपको कहीं ना कहीं स्लाइटली दिख जाती है। वो यहाँ आपको वोटरों में साफ दिख रही थी। ये हालांकि उसको रंग देने की कोशिश की जाती है कि नहीं सब साफ है, लेकिन यहाँ जो वोट के बूथ पर खड़ा होता है वो जानता है कि ये शख्स अगर जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ रविकांत वृंदावन से भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, कैराना की स्थिति तो दर्शकों ने देख ली है, वृंदावन में भी क्या इसी तरीके की स्थिति नजर आई है या वहां पर कुछ अलग कहानी नजर आ रही थी? देखिए, पूरे मथुरा की बात करें तो यहाँ भी वोटर्स में उत्साह सुबह से ही देखने को मिला और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जो आधिकारिक समय है चुनाव आयोग के द्वारा, वो समाप्त हो गया। जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर हैं वो मतदान कर रहे हैं, बाहर से अब कोई अंदर नहीं जा रहा। बीएसपी के उम्मीदवार जो मथुरा से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से मतदान हुआ, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए सर, जो मतदान हुआ है उससे मुझे पूर्ण उम्मीद है और निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जितना परसेंटेज मतदान का कम होता है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होता है तो बहुजन समाज पार्टी को होता है। और आज जो मतदान हुआ है 62%, 65% जो मतदान हुआ है, उसका मतलब सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी को लाभ है। और मैं क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव लड़ा हूँ और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अब जो हार जीत होने वाली है वो लार्जेस्ट नहीं है, वो 65,000, 60,000, 65,000 के आसपास है। मैं लोकसभा के चुनाव में भी हेमा जी के सामने यहाँ से 58,900 वोट लेकर के आया था
और उस 58,000 नोट में 40,000 मेरा पार्टी का बेस वोटर है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी जीत होने वाली है और जनता ने इस बार मन बना लिया है। लेकिन जो बाकी उम्मीदवार हैं वो भी अपने जीत के दावे पढ़ रहे हैं और श्रीकांत शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से, उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं उसके आधार पर उनको वोट मिलेगा। प्रदीप माथुर 15 साल से यहाँ पर लगातार विधायक हैं, तो आपको लगता है इन सब के बीच में जो चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है उसका फायदा आपको मिलेगा? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि माननीय विधायक जी यहाँ पर 3 बार से विधायक हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर में एक काम नहीं है, एक काम ये लोग जानते हैं। श्रीकांत शर्मा जी की बात करें तो 2.5 साल से यहाँ से सांसद जी है हेमा जी, और वृंदावन से भी चेयरमैन है उन्हीं के पार्टी के, लेकिन मैं भी यहाँ वृंदावन का चेयरमैन रहा हूँ। 5 साल के अंदर मैं क्रिकेट का स्टेडियम, गांधी पार्क, छठीगरा का रोड, बुद्ध बाजार, मार्केट के बरातघर, लोगों के जो वर्क मैंने वृंदावन में किया है, अभी 2.5 साल हेमा जी को हो गया। 2.5 साल में 2.5 दिन भी वृंदावन में पब्लिक के बीच में वो नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी भी सर देखने को मिल रहे हैं, जीत का दम भी भर रहे हैं, लेकिन किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और इसका फैसला तो 11 मार्च को ही होगा। गाजियाबाद चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमसे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या स्थिति नजर आ रही है? कितने प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग आज देखने को मिली है? देखिए, अगर 5 बजे तक मतदान की बात करें तो अभी तक एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ वोट अभी तक नहीं आया निकलकर, लेकिन अनुमानित जो बताया गया है, क्योंकि 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था गाजियाबाद का वो 50.42% था। ऐसे में बताया जा रहा है 62% गाजियाबाद में इस बार मतदान हुआ है, यानी कि पिछली बार की अगर तुलना करें तो पिछली बार से परसेंटेज 4% बढ़ा है। और अब 5 बजे के बाद ईवीएम मशीन जो है वो लॉक हो गई है। गाजियाबाद में 630 पोलिंग सेंटर थे, सभी बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो ईवीएम मशीन है वो लॉक होकर यहाँ से अब जो पोलिंग सेंटर एक बनाया गया है वहां पर जाएंगी और वहां पर लॉकर रूम में लॉक कर दी जाएंगी। जिसके बाद 11 मार्च को ये मशीनें खुलेंगी और दोबारा से जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किसकी किस्मत का ताला गाजियाबाद में खुलता है। गाजियाबाद में कहने के लिए 5 विधानसभाएं हैं, जबकि एक विधानसभा धौलाना आंशिक तौर पर है। 4 विधानसभाओं पर बीएसपी का कब्जा है, एक पर आरएलडी है और एक विधानसभा जो धौलाना की है वो सपा पर रही है। लेकिन इस बार समीकरण क्या कुछ फिट बैठते हैं वो समय बताएगा। 11 मार्च का समय दिन वो तय करेगा कि किस विधायक की जीत इस बार हो पाएगी, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय चुनाव यहां पर देखने को मिले हैं। सपा और साइकिल, सपा और हाथ, कांग्रेस का साथ मिलने के बाद वोटर किस पाले में गए हैं ये 11 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल सभी की धड़कनें तेज है, सभी जो कैंडिडेट हैं वो 11 मार्च का भी इंतजार करते नजर आएंगे। धीरेन्द्र, रविकांत और हिमांशु, तमाम तस्वीर से हमें रूबरू कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग का असर बाकी के 6 चरणों पर सीधे सीधे पड़ने की संभावना जताई गई है। पहले चरण के मतदान के बाद सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संदेश कैसे पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव तक फैल सकता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिमी यूपी के 73 सीटों पर लगी मतदाताओं की ये कतारें कई संदेश देती हैं। मतदान का बढ़ता प्रतिशत बताता है कि यूपी की लड़ाई में आम मतदाता का फोकस साफ है। वैसे भी यूपी में पहले चरण का मतदान कई मायनों में काफी अहम है। जिस तरीके से यूपी की लड़ाई में एसपी कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है, उसमें पश्चिमी यूपी की जमीन से निकला संदेश लखनऊ की कुर्सी का हकदार तय कर सकता है। पहले चरण में हुई वोटिंग की दिशा को देखते हुए नेता अभी से अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले हिस्से का, पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहले वोट अगर देखा जाएगा किसको पड़ा होगा तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोट पड़ा है। मुझे ये जानकारी मिली है कि पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन पर झमाझम आज वोट पड़ा और इस पहले चरण में बीएसपी पहले नंबर पर आने वाली है। अर्थात पहले चरण के रुझान से ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ही अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। आधे से अधिक सीटें अब की बार भाजपा जीतेगी।
आधे से अधिक अगर जीतती है तो यहीं से एक वेव चलती है हमेशा वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल यही होगा। दूसरे चरण के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण भाजपा का रथ तेजी से बढ़ेगा। ये भरोसा हर दल को है कि पहले चरण की वोटिंग से उसे फायदा हुआ है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ मतदाताओं के मूड पर मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर दादरी हत्याकांड और कैराना के पलायन जैसे मुद्दों का कितना असर पड़ा है, ये कहा नहीं जा सकता। पलायन कितना बड़ा मुद्दा अभी इस वक्त रह गया है या उसी वक्त था? बस जब तक पलायन हुआ जब तक मुद्दा था, अब प्लान रुक गया, मुद्दा खत्म हो गया। क्या वो लोग वापस आ गए जिनको पलायन हुआ? नहीं, वापस नहीं आए भी। वो कोशिश की जाएगी, सरकार बनेगी, उनको विश्वास होगा कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी, तभी वो वापस आए। मुद्दे बदल गए हैं, वक्त गुजर गया है, तो इसका असर वोटर के फैसले पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। पिछले बार के चुनाव के नतीजों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 24 सीटें मिली थीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 24 सीटें मिली थीं। पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि आरएलडी ने 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार एसपी कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोटों से तो बीएसपी को दलित अल्पसंख्यक दोनों से और बीजेपी को त्रिकोणीय लड़ाई में अपने फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। अब इंतजार है 11 मार्च का, जब पता चलेगा कि पश्चिमी यूपी की जनता ने किस पर भरोसा किया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नेताओं के अपने अपने दावे हैं और जमीन की अपनी हकीकत है। जनता का ये फैसला 11 मार्च को सामने आने वाला है। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी सरकार पर जमकर सियासी वार किया। एसपी कांग्रेस गठबंधन से लेकर जंगल राज तक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। बदायूं ने 2014 के चुनाव में मेरा एमपी नहीं जीता। आपने हमारी मदद नहीं की, लेकिन भाइयों बहनों, भले सपा का एमपी चुन करके आया हो, बदायूं मेरा था, बदायूं के लोग मेरे थे, बदायूं के गांव मेरे थे। और इसलिए बदायूं जिला आप जानकर के चौंक जाएंगे। 495 गांव, ये 1500 गांव में उत्तर प्रदेश में जहां बिजली नहीं है, उसमें ये वीआईपी जिले के करीब करीब 500 गांव है। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती ने प्रचार की कमान अकेले संभाल रखी है। बिजनौर से लेकर सहारनपुर तक मायावती ने अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। साथ ही अलग अलग वर्गों के लिए चुनावी वादे भी किए हैं। वर्तमान सपा सरकार के रहते हुए यहाँ जिन भूमाफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जा कर लिया है, तो विशेष अभियान के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में तो भूमाफियाओं से तो जिन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है उन्हें मुक्त कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जिन भूमाफियाओं ने कब्जा किया है इस बार, उनको इस दफा सूखा नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। इस बार शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों की भी पोस्टिंग उनके पति की पोस्टिंग के जिले में ही कर दी जाएगी। और साथ ही जो महिला टीचर शादीशुदा नहीं है, तो उनकी भी पोस्टिंग उनके स्थायी निवास के जिले में ही कर दी जाएगी। मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की व इनकी अन्य और फसलों की भी
बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा तथा इनकी सभी फसलों का इन्हें उचित दाम भी जरूर दिलवाया जाएगा।